जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी को डिलीवर हुई एक और स्वदेशी एडवांस वॉरशिप। भारतीय सेना के आर्टिलरी एम्यूनेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बनेंगे अब से भारत में। राष्ट्रपति पुतिन की भारत विजिट के दौरान S-500 पर भी होगा डिस्कशन। भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जारी हो सकती है अगले फिस्कल ईयर तक RFP। और इंडोनेशिया केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि और भी कई सारे मेड इन इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट को लेगा। कल 28 नवंबर को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की चौथी वेसल जिसका नाम है तारागिरी, तो वो औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को हैंडओवर कर दी गई है। और इस वेसल को मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी कि MDL ने बनाया है। इसको डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। और इस प्रोजेक्ट 17A क्लास के जो शिप्स हैं तो इन्हें एडवांस वेपन्स, सेंसर स्वीट तो इन सभी से इक्विप किया गया है। ये जो वेसल है कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन प्लांट्स के साथ कॉन्फ़िगर्ड है और इसमें अति आधुनिक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। रही बात इसके वेपन्स की तो इसे ब्रह्मोस MRSAM 76 mm के SRGM गन, 30 mm और 12.7 mm के कॉम्बिनेशन के साथ क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पेडोज और रॉकेट्स इन सभी से इक्विप किया गया है। और अब इस परियोजना के तहत जो 3 वेसल्स बची हुई हैं तो उन्हें भी अगस्त 2026 तक डिलीवर करने की योजना है। और उन वेसल्स को बनाने में लगभग 75% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि इस प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं तो इसके तहत टोटल 7 फ्रिगेट्स बननी थी, जिनमें से 3 फ्रिगेट्स को बनाने का कार्य GRSC को दिया गया था और 4 को बनाने का MDL को। MDL जो वेसल्स बनाई गई उसमें से पहले 2 वेसल्स नीलगिरी और उदयगिरी तो वो ऑलरेडी भारतीय नौसेना के सर्विस में इसी वर्ष कमीशन की गई है। और अब जो लॉन्च की गई है वो MDL द्वारा बनाई गई तीसरी वेसल है तारागिरी। और इसके अलावा MDL ने एक और वेसल बनाई है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। वहीं GRSC द्वारा बनाई गई हिमगिरी, दूनागिरी और विद्यागिरी, इसमें से जो हिमगिरी है वो भी इसी वर्ष भारतीय नौसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन हो चुकी है। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 155 mm के सभी तरह के गन एम्यूनेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए अब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक RFI जारी की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है आर्मी के एम्यूनेशन कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को अचीव करना। और इसके तहत जो आर्मी है वो अपनी 155 mm गन एम्यूनेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के सभी तरह के वेरिएंट्स को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाना चाहती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की जो 2026 की आर्मी डे परेड है तो वो इस बार जयपुर में आयोजित की जाएगी। और 2026 की आर्मी डे परेड में भारतीय सेना अपनी जबरदस्त फायर पावर को भी शोकेस करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ब्रह्मोस NG तो उसके पहले उड़ान परीक्षण अगले वर्ष के पहले क्वार्टर तक कंडक्ट करने की योजना बनाई गई है। और उसके बाद इस मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो 2027 से 2028 के बीच में शुरू होने की उम्मीद है। बाकी जो ब्रह्मोस NG है वो वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट वर्जन है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर को रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान नई दिल्ली में भारत और रशिया के रक्षा मंत्री भी मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और इस रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कंफर्म किया गया कि इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन को रिव्यू करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप की नई एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि पहले भी अपडेट आया था कि रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान भारत बचे हुए S-400 की डिलीवरी और एडिशनल S-400 सिस्टम्स की खरीद तो इस पर भी मुख्य रूप से डिस्कशन करेगा। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इनके अलावा रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी डिस्कशन किया जा सकता है। और इसके अलावा शिप बिल्डिंग और संयुक्त रूप से मिलकर वेपन सिस्टम्स को विकसित करने वाले कॉपरेशन को भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसे और भी लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स को भी काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम के तहत जो RFP है वो अगले फिस्कल ईयर तक जारी हो सकती है। और इसके तहत जो एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे तो उनसे एयरफोर्स अपने AN-32 और इल्यूशन N-76 दोनों ही एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगी। और फिलहाल इस प्रोग्राम में जो अभी तक के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं तो उसमें एक है ब्राज़ील की एम्ब्रियर जो कि अपने KC-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को पिच कर रही है। और दूसरी है यूरोप की एयरबस जो कि A400M को पिच कर रही है। लेकिन इसी रिपोर्ट के मुताबिक अब इसमें एक नए कंटेंडर के भी शामिल होने की उम्मीद है और वो है जापान का कावासाकी C2। हालांकि जापान का जो एयरक्राफ्ट है उसकी एम्ब्रियर और एयरबस की तुलना में जो कैपेसिटी है वो कम है, लेकिन वो एयरबस की तुलना में सस्ता है।
और बाकी मॉडर्न नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिवैम्प करने पर विचार कर रही है। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के वाले से एक्सप्लेन किया गया है कि इसके लिए अलग अलग वेट कैटेगरीज के मल्टीपल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के बजाय अब जो एयरफोर्स है वो 5 से 10 टन तक के लो लोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एयरबस के C295 जैसे एयरक्राफ्ट पर विचार कर रही है, और जबकि 20 टन तक की आवश्यकता वाले मिशंस के लिए C130J सुपर हरकुलेस पर विचार कर रही है। और बाकी जो ये MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है तो वो बाकी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा। बाकी इंडियन एयरफोर्स को जिस तरह के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए, और साथ ही वो अनप्रिपेयर्ड रनवे से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकें, जैसे कि लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में स्थित भारत के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, तो ये क्षमता में होनी चाहिए। तो इंडोनेशिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने के बेहद ही करीब है, और इससे संबंधित अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज में है। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है कि इंडोनेशिया जो कि अपनी मिलिट्री को बहुत ही तेजी से मॉडर्नाइज करने पर काम कर रहा है, और इसी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में इंडोनेशिया 500 नई इन्फेंट्री बटालियंस को रेस करेगा। और द वीक ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के टॉप सोर्स के हवाले से बताया है कि इंडोनेशिया का जो ये मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने वाला एफर्ट है तो उसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि और भी कई सारे मेड इन इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट इंडोनेशिया भारत से लेगा। बाकी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा कुछ और फेक वीडियोस वायरल की जा रही है, जैसे कि एक नई फेक वीडियो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वायरल की जा रही है और जिसको AI की मदद से एडिट किया गया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कुछ ऐसे क्लेम करते हुए आपको दिखेंगे कि भारत सरकार ने वीक एयरफोर्स की वजह से अरुणाचल और लद्दाख चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये पूरी तरह से फेक वीडियो है, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। और बाकी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस तरह की फेक वीडियोस जो देश बना रहा है तो उसको अच्छे से पता है कि भारत सरेंडर करने वालों में से नहीं बल्कि सरेंडर करवाने वालों में से है, और वर्ल्ड वॉर के बाद से हाईएस्ट सरेंडर करवाने का रिकॉर्ड भी भारत के पास ही है, और 93,000 का नंबर तो याद ही होगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन नागरोटा में हुए आतंकी हमले में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कुनार मुनादिर गोसावी, मेजर अक्षय गिरीश कुमार, हवलदार सुखराज सिंह, नायक चितरंजन देव वर्मा, लांस नायक LS यशवंतराव, राइफलमैन आसिन राय और ग्रेनेडियर R सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर कुणाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से, नायक चितरंजन को मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।